हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। क्लास को कंटिन्यू करते हुए क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी जिन बच्चों ने अभी भी क्लासेस थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं, जाकर एक बार प्लेलिस्ट में से सारी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, बाकी क्लास को हम बिना देरी से शुरू करते हैं। और जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं करे हैं, तो वो लोग एक बार टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर अब तक जितने भी ऑफलाइन पेपर हुए हैं सबकी PDF आपको अपलोड कर दी गई। आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होगी आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आपसे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि RTE 2009 की बात कर रहा है में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। देखो, समावेशी शिक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को कवर कराया था। क्या होता है देख लेते हैं एक बार। पहले हम शब्द समावेशी को समझ लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है बेटा कि एक सामान्य छात्र या बालक एक अशक्त या विकलांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय व्यतीत करता है। ठीक है, पहले समावेशी शिक्षा में क्या होता था, परिकल्पना सिर्फ विषय छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में प्रत्येक शिक्षक को इस सिद्धांत के साथ विस्तृत यानी कि दृष्टिकोण अपनाते हुए कक्षा में व्यवहार करना चाहिए। फिलहाल हमसे पूछा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। कहता है व्यवहारवादी सिद्धांत पर, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति। तो केवल अशक्त बच्चों की बात कर रहा है, इसलिए नहीं होगा। कहता है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य हो सकता है, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना। केवल अशक्त बच्चों को नहीं जोड़ना है, उसमें सभी बच्चे आ जाएंगे। ऑप्शन हमारा एक ही दिख रहा है, ठीक, ऑप्शन नंबर C यानी कि 3, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से कैसा होता है। यंत्रपत याद, देखो मैंने बताया था, रट्टा मारना, परिभाषा, व्याख्या, यंत्रपत याद करना, ये सब क्या होते हैं, निगेटिव शब्द होते हैं। प्रबलन पर केंद्रित होता है। ठीक है, प्रबलन पर भी नहीं होता है, अनुबंधन पर नहीं होता है, पावलोव वगैरह यहाँ कुछ नहीं होता। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। सर अवबोधन क्या होता है? ठीक, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी क्लियर कर दूँगा। देखिए, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। जैसे सोचने का आधार क्या होता है, अवबोधन होता है। सोचने का आधार क्या कहलाता है, सोचने का आधार अवबोधन है। और अवबोधन पर्यावरण में किसी वस्तु के साथ अवलोकन, अनुभव और प्रक्रिया के द्वारा आता है। छोटे बच्चे प्राथमिक रूप से यानी कि प्रथम परस्पर क्रिया करके पर्यावरण में पूर्ण रूप से उनकी ज्ञानेंद्रियों के अनुभव पर आधारित होती है। अधिकांशतः देखकर, झुककर और कभी कभी सुनकर और स्वाद लेकर बहुत से मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे और वर्नर के अनुसार किसी भी वस्तु की हस्तकौशल के द्वारा उत्पन्न समझ ही व्यक्ति के ज्ञान और सोच के आधार पर निर्माण करती है। ठीक, थोड़ा तेज़ी में बोल दिया। फिलहाल ऑप्शन हमारा यही होगा, ऑप्शन नंबर 4। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं ये बेटा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका संज्ञान और संवेग से आता ही आता है, संज्ञान और संवेग से आता ही आता है। कहता है संवेग और संज्ञान हैं क्या, यानी कि एक दूसरे से कहते हैं पूर्णतया अलग हैं। ठीक है, सन्निहित हैं, स्वतंत्र हैं या संबंधित हैं। ठीक, संबंधित नहीं है। देखो इसको मैं 3-4 तरीके से बताता हूँ, लॉजिक से भी बताता हूँ। हम यहाँ पे लगाएंगे जड़ एवं शाखा का नियम। जड़ एवं शाखा का नियम क्या कहता है, जड़ एवं शाखा का नियम। देखो, पूर्णतया अलग यानी कि दूर होना, स्वतंत्र का मतलब भी अलग होना होता है, और संबंधित नहीं है ये भी अलग होना होता है। ठीक, आप एक बात बताइए, जब तीनों का मतलब अलग है, यदि आप इसको भी टिक करते हैं तो फिर इसको भी करना पड़ेगा, तो इसको भी करना पड़ेगा। 3 ऑप्शन तो टिक करेंगे नहीं, तो तीनों आपके कट जाएंगे। ऑप्शन हो जाएगा सन्निहित। सन्निहित का मतलब होता है जुड़े हुए होते हैं। अब मैं एक बार एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ लॉजिक से, संवेग क्या है और संज्ञान क्या है। मैंने आपको हिंदी आती है, ठीक, मैंने आपको गाली दी, या किसी बच्चे, सपोज कीजिए, मैं अपना नाम नहीं लूँगा, ठीक नहीं लगेगा। ठीक है, ये एक बंदा X है और ये एक बंदा Y है। ठीक, इसको हिंदी आती है, इस वाले बंदे को क्या है, हिंदी आती है।
ठीक है। इस वाले बंदे ने इसको हिंदी में ही गाली दी, इसके संवेग में आ गई और इसने तुरंत संज्ञान लिया और इसे मारना शुरू कर दिया। संबंधित है ना। अब सपोज़ कीजिए कि इस वाले बंदे को हिंदी नहीं आती है, बंगाली आती है, या सपोज़ करो कि हिंदी आती है और इस वाले बंदे ने इसे बंगाली में क्या दी, गाली दी। ठीक, संवेग में तो गई, लेकिन संज्ञान उसने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उससे बंगाली आती नहीं थी। तो इससे ये साबित होता है कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं, जुड़े हुए, यानी कि सन्निहित होते हैं। सीधा सीधा यही ऑप्शन आपका दे रखा था, किसमें, सीटेट में। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन संज्ञान और संवेग से आपको हमेशा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, कहता है कि संरचनावादी। ठीक, तो 21वां क्वेश्चन अब हमें संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार बताना है। देखो, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण याद करना आ गया, गलत हो गया। अधिगम यंत्रवत याद करना आ गया, गलत हो गया। देखो टैग वर्ड से कितना फ़ायदा हो रहा है। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंध है। आवृत्तीय का मतलब बार बार, ये तो होगा ना, ये भी गलत हो गया। अब देखो कितनी आसानी से आप लोग अपने ऑप्शन तक क्या है, पहुँच गए हैं। यानी कि संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। संरचनावाद का योगदान शिक्षा में तथा शिक्षा मनोविज्ञान के लिए प्रत्यक्ष न होकर, कैसा, प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष रूप में है। संरचनावाद ने सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक को दर्शन शास्त्र से अलग करके इसका स्वरूप प्रयोगात्मक बनाया। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और कहता है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोगों को आंसर बताना है। कहता है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए ये एक प्रभावशाली तरीका है या ये विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। देखो, उदाहरण देने से क्या होता है और गैर उदाहरण देने से क्या होता है, बच्चा भ्रांतियों में तो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसे समझ लेते हैं। देखो, स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण का प्रयोग कक्षा में अवधारणात्मक सोच को विकसित करने के सबसे बेहतर उपाय होता है। किसका, अवधारणात्मक सोच को विकसित करने का है सबसे बेहतर उपाय होता है। देखो, किसी स्पष्ट उदाहरण द्वारा अमूर्त तथ्यों के बारे में एक अवधारणा का निर्माण किया जाना आसान होता है। संभव है कि पहली बार तथ्यों को समझने में परेशानी होती हुई बच्चों को, सिंपल सी बात है, लेकिन एक बार समझ लेने से स्पष्ट उदाहरण का निर्माण संभव हो जाता है। लेकिन इसी स्पष्ट उदाहरण के माध्यम से गैर उदाहरण के द्वारा अवधारणा का विकास किया जाना आसान होता है। ये एक प्रभावशाली तरीका है जिससे अवधारणाओं की क्या होती है, पृष्ठभूमि को मजबूती मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है।